नमस्कार। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने पुराने ब्रांड की और अपनी पारंपरिक धर्मनिरपेक्षता की जो नीति रही है उसके ऊपर लौट आई है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर एक संशय था, एक दुविधा थी, वो दुविधा अब खत्म हो गई है। और ये कैसे हुआ है, उसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार हैं और उससे आगे कांग्रेस क्या हासिल कर सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा एक धड़ा ऐसा रहा है, नेताओं का एक समूह ऐसा रहा है जो नरम हिंदुत्व की बात करता है, जो हमेशा कहता रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलना चाहिए। और ये मुझे ध्यान आ रहा है 2002 के गुजरात चुनाव के बाद कांग्रेस में ऐसे लोगों की संख्या अचानक बड़ी तेजी से बढ़ी थी। 2003 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में, वहाँ कई नेताओं ने इस बात को कहा था कि गुजरात में जिस तरह के नतीजे आए हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद कांग्रेस को भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता लेना चाहिए है। तो इसका मतलब है कि ये पिछले 2 दशक से या उससे भी कुछ ज़्यादा समय से एक दुविधा रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व या जो संविधान में बताया हुआ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, या कांग्रेस पार्टी का जो अपना उसके कांग्रेस पार्टी के जो अब तक के राज में जिस धर्मनिरपेक्षता की प्रैक्टिस की है, उसने जो उसका ब्रांड रहा है, उसमें से किसको अपनाया जाए, किसके रास्ते पर चला जाए। ये दुविधा एक कांग्रेस में रही है, पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से रही है। तो उस नरम हिंदुत्व और हिंदुत्व के बीच में, इस दुविधा के बीच में कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई और 10 साल उसका राज रहा, 2004 से 2014 तक। और उस बीच ये बात दबी रही, इस सैद्धांतिक मसले पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि दूसरे तरह से चर्चा हुई, जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो वो एक तरह से एक लाइन ये बनी थी, जिसकी आज तक कहा जाता है बीजेपी के नेता कांग्रेस को टारगेट करने के लिए इस लाइन का जिक्र करते हैं। फिर जब 2014 में कांग्रेस बुरी तरह से हारी और सत्ता से बाहर हुई, तो ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने अपनी एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी थी। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस एक तरह से ब्रांड हो गई है मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर। उसकी जो धर्मनिरपेक्षता है वो प्रो मुस्लिम पॉलिसीज के तौर पर दिखती है, और इसलिए कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हिंदू मतदाताओं ने कांग्रेस को पनिश किया है और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली भाजपा को तवज्जो देते हुए उसको चुना है, उसकी सरकार इतनी बनवाई है, इतना बड़ा बहुमत उसको दिया है। ये एंटनी कमेटी की रिपोर्ट थी और कांग्रेस के लीडरशिप ने इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लिया। आप याद करें कि उसी समय, उसके ठीक बाद से, जब से एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई 2014 की हार का विश्लेषण करने के लिए, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी को भाजपा में तब्दील करने और राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का क्लोन बनाने की कोशिश शुरू हुई थी। राहुल गांधी को शिव भक्त ठहराया गया था। वो केदारनाथ से लेकर के कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा की थी उन्होंने, जो कि है नहीं, ये कोई नेचुरल, उनमें कुछ भी प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से ऐसा नहीं है जिससे वो हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं, पूजा पाठ और कर्मकांड को मानने वाले व्यक्ति दिखे। ये उनके अंदर से नहीं है। और शिव भक्त तो वो कतई नहीं है, क्योंकि अभी पिछले कई महीनों सालों से कोई शिव भक्ति दिखी नहीं है। कैलाश मानसरोवर के बाद आने के बाद उस तरह की कोई चर्चा नहीं होती है। किसी ने कोई कोशिश नहीं की है कि उनको शिव भक्त बताया जाए, या उनकी जो शिव भक्त वाली छवि थी वो छवि मजबूत की जाए, या उस छवि के इर्द गिर्द कोई नैरेटिव बनाया जाए। लेकिन उस समय जब एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस समय ये कहा गया था कि वो शिव भक्त हैं। उन्होंने खुद को भी कहा था। फिर उनको जनेऊधारी कौल ब्राह्मण साबित करने की कोशिश हुई थी। अब ये सारी कोशिशें बंद हो गई हैं, और ये इस बात का संकेत है, सबूत है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने जिस दुविधा में थी, या जिस पॉलिसीज को उसने एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद मानना शुरू किया था, अब उसको छोड़ दिया है। और ये किस वजह से हुआ, इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसको वो पॉलिसी जो वो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद फॉलो कर रही थी, उसको छोड़ना चाहिए। और वो टर्निंग पॉइंट था उत्तर प्रदेश का चुनाव। 2022 में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में भी हारी थी और पंजाब में तो उसने सत्ता गंवाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की हार उसके लिए सबसे बड़ा झटका थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 2.4% वोट मिले थे, और यह तब हुआ था जब कांग्रेस ने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड माने जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव में उतारा था। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, वो सक्रिय राजनीति में आई थी, कांग्रेस महासचिव बनी थी और उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2.4% वोट मिले और 1 सीट मिली उसको। और
तब कांग्रेस को लगा कि मुसलमान ने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया है और वह लगभग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है। और यही वजह थी कि 47 से बढ़ करके समाजवादी पार्टी की सीटें 125 पहुंच गई और कांग्रेस जो अपने 7 सीट के न्यूनतम स्तर पर थी उससे भी घट के 1 सीट पर आ गई। तो ये जो डिवीजन दिखा, ये जो एक तरह का पोलराइजेशन दिखा समाजवादी पार्टी के पक्ष में, उससे कांग्रेस पार्टी की को बड़ा झटका लगा, एक बड़ा धक्का था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस जानती है कि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है वहाँ, और उस मुस्लिम आबादी का वहाँ का जो मैसेज होता है वो पूरे देश में जाता है। उसके बाद ही कांग्रेस ने अपने को बदलना शुरू किया। और अगर आप बारीकी से देखें तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पिछले 9 साल की राजनीति आप देखें, जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने ब्रांड का सेकुलरिज्म छोड़ा था और एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रो हिंदू दिखने की कोशिश शुरू की थी, ये वही दौर है, यही उसी 9 साल के अंदर पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूत हुई है। हैदराबाद से निकल करके उस पार्टी का आधार जो पूरे देश में बना है, उसका दूसरा सांसद जीता है। पहले सिर्फ एक सांसद होता था, असदुद्दीन ओवैसी जीतते थे, लेकिन अब दूसरा सांसद उसका महाराष्ट्र से जीता है। बिहार में उसने 5 विधानसभा सीटें जीती। कई राज्यों में नगर निगम के चुनाव में उसका खाता खुला है। कई जगह उसको अच्छी खासी मात्रा में, संख्या में उसको वोट मिले हैं। तो ये इसी 9 साल का फिनोमिनन है। जब कांग्रेस कमजोर हुई, जब ये हुआ कि कांग्रेस प्रो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का क्लोन बनाने की कोशिश हो रही है, उसी समय मुसलमानों ने छोड़ करके और अपने लिए नया नेतृत्व खोजना शुरू किया था। उसी तलाश की उपज थे ओवैसी, और उसी दौरान दूसरी जो प्रादेशिक पार्टियां थी वो मजबूत हुई। तो कांग्रेस ने जब उसको छोड़ा, उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे, उसके बाद जो ये फेनोमिनन राष्ट्रीय परिघटना जिसको जो बताया हमने, और उसी बीच एक संयोग घटित हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। ये संयोग था और एक तरह से ऐसा कहा गया था कि मजबूरी में कांग्रेस को खड़गे को अध्यक्ष बनाना पड़ा है, क्योंकि इन मौके पर अशोक गहलोत पीछे हट गए। पहले अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, लेकिन वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं थे। तो ये एक संयोग घटित हुआ, अशोक गहलोत पीछे हटे तो खड़गे अध्यक्ष बने। और अगर गहलोत अध्यक्ष बने होते तो पता नहीं ओबीसी में वह मैसेज जा पाता या नहीं जा पाता जो खड़गे के अध्यक्ष बनने से दलित समाज में गया है। और यह भी संयोग था कि उनके अध्यक्ष बनने के 6 महीने के बाद ही उनके गृह प्रदेश कर्नाटक में चुनाव होने वाला था। तो कर्नाटक में जब विधानसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस ने एक सुनियोजित योजना के तहत, एक सुनियोजित रणनीति के तहत मुस्लिम वोट के ऊपर फोकस किया, दलित वोट के ऊपर फोकस किया, आदिवासी वोट के ऊपर फोकस किया, वंचित समाज को उसने अपना निशाना बनाया, उसके लिए योजनाओं की घोषणा की, उसके लिए जिसको जो कहा जाता है मुफ्त की रेवड़ी, उसकी घोषणाएं की। और उसका नतीजा सबके सामने है। ये उस समय कांग्रेस ने जानबूझ करके योजना के तहत अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि अगर उसकी सरकार आएगी तो नफरत फैलाने वाले तमाम संगठनों में पर पाबंदी लगाएगी, जिसमें पीएफआई भी है और बजरंग दल भी है। उसने बजरंग दल का नाम लिया बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने। और उसका नतीजा ये हुआ कि ओल्ड मैसूरू के इलाके में जो मुस्लिम आबादी, मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा वोकालिगा के साथ जा करके और जेडीएस की जीत सुनिश्चित करता था, वो कांग्रेस के साथ चला गया। और कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली, उसे 43% के करीब वोट मिले और उसको 135 सीटें मिली। तो ये एक बड़ा फिनोमेनन था दलित, मुस्लिम और आदिवासी के साथ आने का। और कांग्रेस पार्टी ने अब इसको समझ लिया है, उसकी पॉलिटिक्स अब इसके ऊपर केंद्रित हो गई है। अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो धर्मनिरपेक्षता की अपनी जो राजनीति की है, उसका पहला शिकार, जो मुस्लिम वोट को वापस अपनी तरफ खींचने की जिस योजना पर काम शुरू किया कांग्रेस ने, उसका पहला शिकार जो प्रादेशिक पार्टी हुई है वो जेडीएस है। इसके बाद और कई पार्टियां इसका शिकार होंगी जो कांग्रेस के उस वोट बैंक के ऊपर मजबूत हुई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद एक दूसरी घटना भी हुई, दूसरी परिघटना भी हुई जो इसी से जुड़ी हुई है। वो ये था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की योजना उसके बाद बनी। ये तय हुआ कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, राहुल गांधी को पैदल घूमना होगा, देश में मतदाताओं के बीच जाकर के एक मैसेज बनवाना होगा। और उस पूरी यात्रा में जो तमिलनाडु से शुरू हुई थी, उस पूरी यात्रा में राहुल गांधी ने सेकुलरिज्म पर जोर रखा, धर्मनिरपेक्षता पर जोर रखा। वो बार बार ये बात कहते रहे। और जब वो महाराष्ट्र में पहुंचे तो कम से कम 2 जगह उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर को निशाना बनाया। एक जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, शिवसेना के साथ होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने सावरकर को निशाना बनाया और ये 2 टूक मैसेज बनवाया कि वो उस सिद्धांत विचारधारा के स्तर पर वो दूसरे पाले में खड़े हैं। तो ये एक परिघटना थी। और उसके बाद कर्नाटक का चुनाव आया। कर्नाटक में भी राहुल गांधी की यात्रा काफी समय चली थी। तो कर्नाटक के नतीजों के बाद अब तीसरी चीज देखिए, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए
और उन्होंने जहां भी भाषण दिया वहां उनकी थीम रखी गई मोहब्बत की दुकान। वो नफरत फैलाने के खिलाफ एक तरह से कैंपेन चला रहे हैं। उन्होंने ये मैसेज बनवाया कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। ये कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने योजना के तहत ये काम किया है वहां, ताकि वो अपना पुराना वोट बैंक हासिल कर सके। और इसी क्रम में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया। अब वो सफाई, वो उस पर एक बहस शुरू हो गई, बीजेपी ने उसके ऊपर हमला किया, जिससे कांग्रेस का काम और आसान हो गया। बीजेपी ने कहा कि जिन्ना वाली मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने सेकुलर कहा है। फिर इसकी सफाई में कांग्रेस ने कहा कि नहीं, उसने केरल में जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो कांग्रेस की सहयोगी है, उसको सेकुलर बताया है। अब चाहे राहुल गांधी ने जिसको भी सेकुलर बताया हो, लेकिन उसका मैसेज ये चला गया है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वापस पुरानी राजनीति कर रही है। तो अब इस क्रोनोलॉजी के बाद ये समझिए कि कांग्रेस की क्या रणनीति है आगे की। आगे की उसकी रणनीति है मुस्लिम प्लस दलित प्लस आदिवासी। और इसके बाद जो राहुल गांधी ने अमेरिका में जो एक और बात कही है, उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुसलमानों को संबोधित करके कहा कि आप जैसा आज फील कर रहे हैं कि आपको निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी ही फीलिंग सिख, ईसाई वगैरह के मन में भी है। तो आप याद करें कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय सिखों को किस तरह से टारगेट किया गया था, उनको आतंकवादी बताया गया था, देश विरोधी बताया गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग का कहा गया था। तो एक तरह की धारणा उस समय, चूंकि किसान आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथ में था, और ये जो धारणा बनी वो कहीं ना कहीं उनके मन में गहरे बैठी होगी। और पिछले कुछ समय से जो ईसाइयों के ऊपर और उनके धर्मस्थलों के ऊपर जो हमले हुए हैं, केरल से लेकर कर्नाटक तक, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ईसाइयों को आकर्षित कर रहे, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली में वो ईस्टर के मौके पर गए थे सेक्रेड हार्ट, उसमें चर्च में जाकर के उन्होंने वहाँ कैंडल लाइट जो होता है वो भी किया था, वहाँ कैंडल लाइट सर्विस जो होती है। तो इसके बावजूद एक मैसेज है देश के अल्पसंख्यकों के मन में, जिसमें मुसलमान, सिख और ईसाई तीनों शामिल हैं, और उसके अलावा दलित हैं। आदिवासी भी एक बड़ा कंपोनेंट है। और कर्नाटक में सबने देखा कि कुल 15 आरक्षित सीटें हैं एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासी के लिए, जिसमें बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 14 सीटें कांग्रेस ने जीती है। इसी तरह से इसके पहले झारखंड में जहां चुनाव हुआ था, वहां कांग्रेस पार्टी, वहां भी जो 28 सीटें हैं आरक्षित, और बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षित सीटों में से। उससे पहले छत्तीसगढ़ की 29 सीटों में से भी बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी जो आदिवासी समूह के लिए आरक्षित है। तो दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये कांग्रेस के अभी उस टारगेट पर हैं जो तात्कालिक अगले चुनाव के लिए, आगे होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस ने इन समूहों को टारगेट किया। ये पहले कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, और कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि अगर यह वोट बैंक वापस लौटता है कांग्रेस के साथ, तो अपने आप कुछ और वोट जुड़ेंगे। और एक माहौल जो कांग्रेस के दम पर जो प्रादेशिक पार्टियां मजबूत हुई हैं या मजबूत होने की कोशिश कर रही हैं, वो कमजोर होंगी, उनसे वोट बैंक फिर कांग्रेस की तरफ वापस लौटेगा, और तब कांग्रेस के कुछ और वोट जो पुराने जमाने में उसके साथ रहे हैं वो आ सकते हैं, या उसका कुछ हिस्सा आ सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पर, जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, मुस्लिम राजनीति को लेकर के कांग्रेस का जो कन्फ्यूजन था या उसका जो संशय था, उसकी जो दुविधा थी, वो समाप्त हो गई है, और अब खुल करके वो राजनीति कर रही है जो पहले करती रही है, और जिसके दम पर उसके पास एक मजबूत वोट आधार होता है। कांग्रेस के लिए अच्छा होगा अगर वो बीजेपी का क्लोन बनने की कोशिश बंद कर दे। वो अगर कांग्रेस की तरह रह करके राजनीति करेगी तो उसको ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।